हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाला है वर्क एनर्जी पावर के एचसीवी के सॉल्यूशंस। यहाँ पे आज मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्यूशंस। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 25 है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में वो उसमें कवर कर लिया है। अगर आपको 1 to 25 में कहीं पे भी डाउट है तो आप प्ले लिस्ट में किसी में भी मतलब जो भी क्वेश्चन है वो डाउट्स उसका आप सॉल्व कर सकते हो। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन दिया है कि in a factory, it is desired to lift 2000 kg of metal through a distance of 12 meter in 1 minute. ये कोई फैक्ट्री है जिसमें मेटल है, जो इसका मास है जो मेटल का दैट इज 2000 kg और हम इसे 1 मिनट में 12 मीटर तक लिफ्ट करने वाला है। वी आर लिफ्टिंग दिस मेटल ब्लॉक टिल 12 मीटर इन 1 मिनट। हमसे पूछा है कि वी हैव टू फाइंड मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द इंजन टू बी यूज्ड। आपने जनरली देखा होगा किसी भी मशीन से हम ऐसे, ये बहुत भारी है 2000 kg, मतलब ये इंसान से ये हम लिफ्ट नहीं कर सकते, हमें मशीन से यूज करना पड़ेगा। तो जिस भी मशीन से मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रहा हूँ तो वो मशीन की पावर क्या होगी, वो पावर मुझे निकालनी है। अब देखो, पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, मतलब कितना वर्क डन करा आपने कितने टाइम में। हम यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं तो इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बेसिकली हो जाएगा इसका वर्क डन। अब यहां से लेकर यहां गए मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, mgh, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड की वजह से जीरो है। अब हम उसे 12 मीटर हाइट तक लेके गए तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh अपॉन टाइम। मास जो है वो आपका दिया है 2000। जी की वैल्यू मैं एग्जैक्ट लेकर चल रहा हूं। एचसीवी में बच्चों कई बार जी की वैल्यू 10 लेकर आंसर आता है, कभी 9.8 लेकर करेक्ट आंसर आता है, पर ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर से हमें मतलब है। एच की वैल्यू, हाइट जो है वो दैट इज 12 मीटर एंड टाइम, टाइम कितना है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने पर हमें पावर मिल जाएगी। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेट कर देता हूं। ये 2000 into 9.8 into 12 into 60 into 12 divided by 60 है। 2000 into 9.8 into 12 divided by 60, तो ये कुछ मिल रहा है 39200 वॉट। तो ये जो भी मशीन है उसकी पावर हमें मिल गई 39,200। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो हॉर्स पावर में चाहिए। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। तो आपके पास इतने वॉट है दैट इज 39200। इतने वॉट पर हॉर्स पावर कितने, तो ये आपको 39,200 डिवाइड बाई 746। तो आंसर आपका हॉर्स पावर में हो जाएगा 39200 अपॉन 746। इतने हॉर्स पावर करो ये डिवाइड बाई 746, ये कुछ मिल रहा है हमें 53.08। इतने हॉर्स पावर मतलब आपकी जो भी मशीन है जो आप यूज कर रहे हो, जिस इस मेटल ब्लॉक को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, वो मशीन का हॉर्स पावर जो है वो इतना होना चाहिए मिनिमम। इससे ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अ स्कूटर कंपनी गिविंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन अबाउट इट्स प्रोडक्ट। एक स्कूटर है, नॉर्मल टू व्हीलर जो भी स्कूटर होता है उसकी बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी स्कूटर हमें दिया है उसका वेट इज 95 kg। मैक्सिमम स्पीड जो ये स्कूटर की हो सकती है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। और ये जो उसका स्कूटर का इंजन होगा वो इंजन मैक्सिमम इतना पावर डिलीवर कर सकता है और पिकअप टाइम जो है वो 5 सेकेंड है। तो मैं ये चेक करना है कि वेदर दिस स्पेसिफिकेशंस आर वैलिड और नॉट। मतलब हमें बेसिकली ये देखना है कि इतने हॉर्स पावर की मोटर अगर इस स्कूटर में लगी है तो क्या ये मोटर 95 केजी के व्हीकल को इतनी मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड कर पाएगी कि नहीं, ये हमें निकालना है। और हमें पिकअप टाइम दिया है कि ये 5 सेकंड में ये सारी चीजें
तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 95 केजी के स्कूटर को मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर 5 सेकंड में चाहिए तो फिर कितने हॉर्स पावर की इंजन हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पावर निकाल लेता हूं। पावर आपका होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वर्क डन इज बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। इनिशियली आपका स्कूटर जो है वो रेस्ट पर होगा एंड फाइनली इसकी मैक्सिमम स्पीड जो हो रही है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करूं तो ये 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 18। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 से फैक्टर करने पर ये 3 और ये हो गया 2, तो ये आपका हो जाएगा 10। यहाँ पे फिर से कुछ गलत कर रहा है, 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 6 3 जा एंड ये हो जाएगा 6 10 जा, तो ये हो गया आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्कूटर है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड बेटा क्या है, 50/3। तो ये वर्क डन हो गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², और ये हमारा टाइम। मास ऑफ स्कूटर कितना है 95 इंटू स्पीड जो है दैट इज 50/3 का स्क्वायर अपॉन टाइम। टाइम जो है वो 5 सेकंड की इन्होंने बात करी है, तो इसे आप कैलकुलेट करो तो ये हो गया आपका 19। सो 19 इंटू 50 का स्क्वायर 2500 अपॉन 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2। ये कैलकुलेट करने पर मुझे पावर मिलेगा वॉट में, मुझे आंसर चाहिए हॉर्स पावर में। तो हॉर्स पावर में कैलकुलेट करने के लिए 746 से डिवाइड करो। ये कैलकुलेशन मैं करके आपको बता रहा हूं कि कितना होगा। देखो हमें बेसिकली करना है 19 इंटू 2500 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 740, ये कुछ 3.53 चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो स्कूटर 95 केजी का है उसकी मैक्सिमम स्पीड अगर 5 सेकंड में हमें 50/3 मीटर पर सेकंड की करनी है तो आपका जो इंजन है उसका पावर इतना होना चाहिए। पर रियल में क्या होता है, ये तो जब मैं बात कर रहा हूं तब मैं एयर ड्रैग की बात नहीं कर रहा, फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं कर रहा। अगर मैं आइडियल केस भी मान के चल रहा हूं तब भी मेरा इंजन जो है वो 3.53 हॉर्स पावर का होना चाहिए, जबकि इन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दिया है वो 3.5 का है। अगर मैं रियल सिनारियो मान के चलूं एयर ड्रैग एज वेल एज फ्रिक्शन, तो फिर तो ये स्पेसिफिकेशन मतलब अगर इससे भी ज्यादा करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा 3.53 से भी ज्यादा, तब जाके ये जो स्पेसिफिकेशन है वो मीट हो पाएंगे। तो हमें ये लग रहा है कि इन्होंने ये जो क्लेम करा है दिस सीम्स टू बी अ ओवर क्लेम। मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है कि 3.5 हॉर्स पावर के इंजन से ये स्पेसिफिकेशंस आप प्रोवाइड कर पाओ। होपफुली बच्चों आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही होगी। इनकेस अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो बच्चों कमेंट कर कर जरूर बताना, मैं आपके डाउट जो है वो पक्का सॉल्व कर लूंगा। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। हमें दिया है अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज बीइंग ब्रॉट डाउन बाय अ चेन। If the block is acquiring a speed of 40 centimeter per second, in dropping down 2 meter, we have to find the work done by chain during the process. एक ब्लॉक है, मास ऑफ ब्लॉक इज 30 kg, वी आर, ये जो ब्लॉक को हम चेन से नीचे लेकर जा रहे हैं, जो ये ब्लॉक है उसकी स्पीड हो रही है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है 0.4 मीटर पर सेकेंड। और इस चेन को हम डिस्प्लेस कितना कर रहे हैं, वी आर ड्रॉपिंग डाउन 2 मीटर, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चेन इज 2 मीटर। वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय चेन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो चेन ने कितना वर्क डन करा। अब देखो इनिशियली ब्लॉक जो था वो रेस्ट पे था। अब ऐसा कुछ है, ये चेन के साथ ब्लॉक है और हम ये ब्लॉक का मास दिया है 30 kg। अब इस चेन से हम ब्लॉक को नीचे ले जा रहे हैं 2 मीटर पर, 2 मीटर नीचे ले जा रहे हैं और ब्लॉक की स्पीड हो रही है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड ब्लॉक की जो थी वो 0 थी, फाइनल स्पीड इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूं कि ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक होगी हाफ
mv²। ये है मास, मास आपका है 30 kg। वेलोसिटी कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 का स्क्वायर। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखो 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 100। 15 इंटू 16 ये शायद हो जाएगा आपका 240, है ना। 15 इंटू 16 240 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया आपका 2.4 जूल। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो ब्लॉक की होगी वो होगी 2 जूल। अब आप चेन से इसको नीचे ले जा रहे हो तो इसके वर्क डन कौन कौन करेगा, एक तो चेन करेगी एंड ग्रेविटी का भी वर्क डन होगा। तो मैं सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। मास इज 30, जी की वैल्यू फिर से मैं 9.8 मान लेता हूं, चलो। डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। तब ये करने पर हमें देखो क्या मिल रहा है, 30 इंटू 9.8 इंटू 2, 30 इंटू 9.8 इंटू 2, ये आपका मिल रहा है कुछ 588 जूल। अब हमें बच्चों वर्क एनर्जी थियरम पता था। वर्क एनर्जी थियरम इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब है वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय चेन, क्योंकि यहाँ पे दो ही फोर्स होंगे, एक ग्रेविटी का फोर्स और एक चेन ने जो भी फोर्स अप्लाई करा उसकी वजह से वर्क डन, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 2.4। वर्क डन बाय ग्रेविटी मिला है 588 प्लस वर्क डन बाय चेन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 2.4। so work done by chain is 2.4 minus 288, तो ये आपका हो जाएगा 285.6। तो ये अप्रोक्सीमेटली 286 के अराउंड आपका वर्क डन बाय चेन मिलेगा। तो चेन ने कितना वर्क डन करा है, माइनस में होगा हालांकि, तो ये -285.6 या फिर -286, तो ये मिल गया हमें चेन की वजह से कितना वर्क डन हुआ। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 29। A heavier block in Atwood machine, Atwood machine की हम बात कर रहे हैं, has mass twice of the lighter one। यहाँ पे एक एटवुड मशीन है, ये एटवुड मशीन यहाँ पे दिखाई मैंने, जहां पर दो ब्लॉक्स है। जो सेकंड ब्लॉक है उस वो हैवियर है फर्स्ट से 2 टाइम्स, मतलब एक का मास मैंने 2m, तो एक का m एंड दूसरे का 2m। द टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन। चलो बहुत बढ़िया। आगे क्या दिया है, व्हेन द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। इनिशियली ये पूरी सिस्टम रेस्ट पर थी, अब हमने क्या करा इसको मोशन में, मतलब वी हैव सेट देम फ्री, ये किसी भी तरीके से मोशन अप कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो हैवियर ब्लॉक है वो नीचे जाएगा, लाइटर ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा, तो ये इस तरीके से कुछ मोशन होगी इसकी। वी हैव टू फाइंड द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज होगा वो निकालना है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। जब ये सिस्टम रेस्ट से हम रिलीज कर रहे हैं उसकी फर्स्ट सेकेंड में कितना वर्क डन होगा। अब वर्क डन के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैं सबसे पहले ये निकाल लेता हूं कि एक सेकेंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा। अब एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। तो इस तरीके का एटवुड मशीन है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको याद कर सकते हो, हालांकि ये याद कर लो, बहुत बार यूजफुल होगा। m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। m2 का मतलब है जो भी भारी ब्लॉक है उसका मास, m1 इज लाइटर ब्लॉक अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया 3m। 2mg माइनस mg हो गया mg अपॉन 3m, मास से मास कैंसिल, सो एक्सीलरेशन इज g/3। तो ये पूरी सिस्टम जो एक्सीलरेट करेगी वो कितना एक्सीलरेशन से करेगी, g/3 से। अब हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
अच्छा यहाँ पे ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी पूरी सिस्टम की 0 है, क्योंकि वी आर ड्रॉपिंग दिस, वी आर सेटिंग देम इनटू मोशन। इनिशियली ये जो होगा वो रेस्ट पे होगा। So initial velocity is 0, acceleration is g by 3 into टाइम का स्क्वायर, तो टाइम जो है वो 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा g by 6 मीटर। सो इन फर्स्ट सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज g by 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, हमें तो ये निकालना है व्हाट इज दी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, एक सेकेंड, ये जो पोजीशन है वो कब का है, t इक्वल टू 0। एक सेकेंड के बाद ये 2 मीटर वाला, सॉरी 2m ब्लॉक जो है वो यहां पे कहीं पे होगा, एंड m ब्लॉक जो है वो ऊपर होगा यहां पे एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब देखो ध्यान से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ये आप 0 मान, ये नीचे गया रेफरेंस लाइन से, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज हुई। ये ऊपर गया मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई। तो हमें तो ये निकालना है नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सबसे पहले ये 2m ब्लॉक है, तो ये m g h, ये कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, g by 6 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये मैंने ले लिया माइनस g by 6। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। सेकेंड ब्लॉक का वही है, g by 6 ऊपर गया मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ये हो गया आपका एम जी इंटू प्लस जी बाई 6, क्योंकि ये ऊपर गया। अब देखो 2m इंटू जी स्क्वायर बाई 6 माइनस 2m इंटू जी स्क्वायर बाई 6 अपॉन प्लस m इंटू जी स्क्वायर बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m इंटू जी स्क्वायर बाई 6। तो ये हो गया आपका माइनस m इंटू जी स्क्वायर बाई 6। अब ये जो होगा वो हमारा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ध्यान से, मास के बारे में उन्होंने कुछ भी बताया नहीं है, पर उन्होंने ये जरूर बताया है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है, दैट टेंशन इज बेसिकली 16 न्यूटन। अब देखो, जब इस तरीके की सिस्टम है तब टेंशन की फॉर्मूला भी आप याद कर लो, ये होती है 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। फर्स्ट जो है वो m मास है, सेकंड जो है वो 2m है, अपॉन m1 प्लस m2 हो गया 3m। तो ये टेंशन आपका हो जाएगा, m से m कैंसल, 4mg अपॉन 3, और टेंशन कितना है 16, तो ये 16 इंटू 3 अपॉन 4 अपॉन g की वैल्यू 10, तो यहां से आपका हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 4 12, 12 डिवाइड बाई 10, तो मास जो होगा वो आपका होगा 1.2 kg। तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मास इज 1.2 kg, g का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 6। तो ये जो आंसर होगा वो आपका होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन से नीचे है तो ये डिक्रीज हो गई, इसकी इंक्रीज हो गई। नेट हमने ये, अच्छा ये मैंने जो ये माइनस में है, तो आंसर जो होगा वो नेट पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वही एनर्जी कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में दिया है कि दो ब्लॉक्स है वो एटवुड मशीन पर हमने रखे हैं, इनके मासेस है 2 kg एंड 3 kg, एंड वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द 4th सेकंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। अब देखो यहाँ पे एक एटवुड मशीन है, ये जो एटवुड मशीन है वहां पे दो ब्लॉक्स रखे हैं, एक है 2 kg, एक है 3 kg। ये जो है वो 2 kg, ये जो है वो हमारा 3 kg। इनिशियली हमने दोनों ही ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखा है, मतलब यहां से सपोर्ट करा हुआ और ये पूरी सिस्टम इस तरीके से। आगे हमें दिया है कि 4th सेकंड में ग्रेविटी ने कितना वर्क डन करा, t इक्वल टू 0 पर मैं यहां से सिस्टम को रिलीज कर रहा हूं, तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे जाएगा, ये ब्लॉक जो है वो ऊपर जाएगा, तो पूरी सिस्टम जो है वो इस तरीके से मूव करेगी। हमें तो ये निकालना है कि 4th सेकंड में ग्रेविटी ने कितना वर्क डन करा। तो सबसे पहले मैं ये पूरी सिस्टम की
एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने याद करा था, क्या था? m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला बच्चों याद करने से बहुत सारी चीजें जल्दी हो जाती है, तो ये फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो। m2 इज 3 kg, m1 इज 2 kg, तो ये हो गया 3g माइनस 2g इज g, m1 प्लस m2 जो है वो 5। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ये कहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, तो nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला होती है u प्लस a/2 2n माइनस 1। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज g/5 इंटू 2n माइनस 1, तो ये हमारी फोर्थ सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 7। सो फोर्थ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 7g/10। मतलब एग्जैक्ट फोर्थ सेकेंड में इस ब्लॉक ने नीचे डिस्प्लेसमेंट करा इतना, और इसने जो है वो ऊपर करा होगा। हमें तो ये निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देखो, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, 3 kg का ब्लॉक जो है वो नीचे जाएगा, मतलब वो रेफरेंस लाइन से नीचे जाएगा तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा। 2 kg वाला ऊपर जाएगा तो उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। तब हम लिखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ये हो गया हमारा m1gh1 एंड m2gh2। m1 मतलब ये फर्स्ट ब्लॉक 3 kg का, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, तो ये हो जाएगा 3g। डाउनवर्ड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है इसलिए -7g/10। और m2 मतलब 2 kg की बात करूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड में है, तो ये हो गया +7g/10। ये क्या हो जाएगा देखो, माइनस, इनमें से कॉमन ले लो तो ये कॉमन निकल जाएंगे आपके 7g² अपॉन 10, यहाँ पे बचा -3 + 2, तो ये हो गया -7g²/10। ये मिल गया आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी। जी की वैल्यू आप प्लेस कर दो। अगर मैं जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 पुट कर रहा हूं तो एक 10 ऊपर नीचे से कट गया, एक जी बचेगा, मतलब एक 10 की वैल्यू बचेगी, तो आंसर जो है वो -70 जूल। माइनस का मतलब है कि नीचे की डायरेक्शन को मैंने माइनस माना है, इसलिए वर्क डन नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव मिला। अगर नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना होता तो यही वर्क डन पॉजिटिव मिलता। अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास आंसर हमारा होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में दिया है कि कंसीडर द सिचुएशन व्हिच इज शोन इन फिगर। The system is released from the rest and block of mass 1 kg is found to have a speed of 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक्स है, 4 kg एंड 1 kg। अब इसमें से हमें ये कहा गया है कि 1 kg का जो मास है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं m1 से, और ये मान लो m2। तो ये 1 kg का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1 मीटर के जितना, एंड स्पीड 1 मीटर डिस्प्लेस करने के बाद इसकी स्पीड है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल। तो ये ब्लॉक एंड टेबल के बीच में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका कोएफिशिएंट क्या है वो हमें निकाल। अब ये यहां पर मैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर, देखो ये 1 kg का मास मैंने m1 मान लिया, इसका m2, तो यहां पर लगने वाले फोर्स हो गया सब फर्स्ट फोर्स जो है वो ग्रेविटी का m1g। इसकी अगर बात करूं तो इसमें भी ग्रेविटी की वजह से फोर्स होगा m2g। यहाँ पे होगा नॉर्मल फोर्स n, जो स्ट्रिंग है वो टाइट कंडीशन में होगी तो टेंशन इसमें t, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन t, इसमें भी टेंशन t, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वहां पे टेंशन हो जाएगा 2t। ये टी, ये टी, ये टी, तो यहां पे टेंशन हो गया आपका 2t के जितना। अब ये सोचते हैं और कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे हो सकते हैं, तो शायद सारे ही फोर्सेस हमने कवर कर लिए। एक जो फोर्स बचा दैट इज फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वो जो होगा ब्लॉक आगे जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हम कंस्ट्रेंट मोशन से ये सोच सकते हैं कि अगर इस ब्लॉक पर 2t फोर्स है
और इस पर सिर्फ ब्लॉक पर टी फोर्स है, तो उस हिसाब से इसका अगर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 2 मीटर। ये आप कंस्ट्रेन मोशन से इजीली सोच सकते हो। 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के बाद इसकी स्पीड अगर 0.3 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी स्पीड होनी चाहिए इससे डबल, 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ पूरी सिचुएशन में, ये जैसे ही 1 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया तो उसकी स्पीड हो गई 0.3 जो क्वेश्चन में हमें दिया है। और 4 केजी के बारे में क्या हो गया कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, इसका 1 है तो इसका 2 मीटर होना चाहिए, इसकी स्पीड 0.3 है तो इसकी इससे डबल होनी चाहिए। तो हमें ये पता चल गया है कि 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद दोनों की स्पीड क्या हो रही, मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी पता चल गई। तो अब मैं वर्क एनर्जी थियरम यूज कर रहा हूं। क्या था वर्क एनर्जी थियरम? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर कितने कितने फोर्सेस है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये m2g, ये नॉर्मल, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नॉर्मल एंड m2g के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये नॉर्मल एंड m2g का वर्क डन तो क्या हो गया, जीरो। अब बचा कौन इसके लिए, टेंशन एज वेल एज फ्रिक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। इस ब्लॉक की बात करते हैं, इस पर लगने वाले फोर्स है m1g एंड टेंशन। तो देखो इसमें भी होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन m1 ब्लॉक एंड वर्क डन बाय 2t जो टेंशन है उसकी वजह से जो भी वर्क डन हुआ इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली पूरी सिस्टम रेस्ट पर थी, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी स्पीड 0.3 है तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी स्पीड 0.6 है तो उस इस ये 4 केजी की 0.6 के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। पहले मैं वर्क डन लिखता हूं। ये जो ब्लॉक है वो आगे मूव कर रहा है तो इस केस में इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लिखेंगे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू के इंटू एन, डिस्प्लेसमेंट 4 केजी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो यहाँ पे होगा cos 180। cos 180 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -1, तो ये हो गया माइनस म्यू के इंटू एन इंटू 2। वर्क डन बाय टेंशन, ये टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो ये टेंशन का वर्क डन हो जाएगा T इंटू 2 और एंगल जो है वो जीरो, cos 0 की वैल्यू +1। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक, तो ये देखो ग्रेविटी का फोर्स m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन बाय टेंशन m1g इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर एंड 2t, जो ये 2t फोर्स आपका लग रहा है उसकी वजह से कितना वर्क डन है, तो फोर्स जो है वो 2t, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस ब्लॉक पर जो टेंशन फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल जो होगा वो 180, cos 180 की वैल्यू होगी -1 और इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वो मैं लिख लूंगा बाद में, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं बाद में लिख लूंगा। अब देखो यहां से ये आपका वर्क डन मिला 2t प्लस 2t, ये मिला -2t, तो टेंशन की वजह से टोटल वर्क डन आपका जीरो हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, n इज नॉर्मल, इस ब्लॉक पर नॉर्मल कितना होगा m2g, m2g मतलब 4g, तो ये हो गया आपका 4g इंटू 2 प्लस m1g मतलब 1 इंटू g इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका मास है 1 एंड वेलोसिटी इज 0.3 का स्क्वायर, ये जो है उसका मास है 4 kg एंड वेलोसिटी इसकी है 0.6 का स्क्वायर। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, माइनस म्यू के इंटू 8g
प्लस जी इज इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.09 डिवाइड बाई 2 है ना 3 स्क्वायर 9 9 अपॉन 100 0.09 डिवाइड बाई 2 और ये हो गया आपका 4 टू जा तो ये 2 इंटू 0.36 अब यहां से आपको क्या करना है पूरी इक्वेशन को आपको बैलेंस मतलब आपको तो अब सारी चीजें पता है 0.09 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 0.36 माइनस जी कर दो डिवाइड बाई 8 जी कर देना तो म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से आपका आंसर मिल जाएगा तो जो हमें निकालना था अगर हम कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना चाहे तो मैं कर लेता हूं एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी आपकी 0.09 डिवाइड बाई 2 एंड 2 इंटू 0.36 ये मिल रहा है 0.765 0.765 और यहां पे देखो ये है आपका माइनस म्यू के इंटू 8 जी माइनस म्यू के इंटू 8 जी प्लस जी अब यहां से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं 0.765 माइनस जी की वैल्यू दैट इज 9.8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 9.8 तो म्यू के जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 0.11 तो आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आंसर शायद आपका 0.11 या फिर राउंड ऑफ कर कर शायद आंसर 0.12 के आसपास होना चाहिए तो ये मिला हमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 a block of mass 100 gram is moving with a speed of 5 meter per second at highest point in a closed circular tube of radius 10 centimeter kept in a vertical plane तो एक ये वर्टिकल प्लेन है इसमें एक ट्यूब है और इस ट्यूब में एक ब्लॉक है जिसका मास 100 ग्राम है एंड स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड ये जो ब्लॉक है इज एट हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट पर ब्लॉक रखा हुआ है कुछ जिसका मास हमें दिया है मास जो है वो है 100 ग्राम इसका मतलब हुआ 0.1 kg एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर अब देखो रेडियस जो है वो इतनी कुछ होगी अब ट्यूब है तो ट्यूब की एक्चुअली दो रेडियस होनी चाहिए इनर एंड आउटर पर यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही रेडियस दिए तो हम ये मान लेंगे कि ये बहुत ही पतली ट्यूब होगी जिसकी वजह से इनर एंड आउटर रेडियस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर होगी आगे देखते हैं द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज सच दैट द ब्लॉक इज जस्ट फिट्स इन इट मतलब ब्लॉक जस्ट इसमें फिट हो गया इसी तरीके का क्रॉस सेक्शन है the blocks makes a several oscillation inside the tube and finally stops at the lowest point यहां से ये इतने ऑसिलेशंस करके फाइनली यहाँ पे ये रुक रहा है फाइनल पॉइंट जो है वो इसका यहाँ पे कहीं पे एट लोएस्ट पॉइंट ये जो है वो इनिशियल पॉइंट और ये जो है वो आपका फाइनल तो हमें निकालना है वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक तो ये ट्यूब ने ब्लॉक पे कितना वर्क डन करा है वो वर्क डन हमें निकालना है इनिशियली यहां से शुरुआत करी रेस्ट से सॉरी इनिशियली स्पीड जो है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड से शुरुआत करी और फिर ये ऊपर से नीचे आया और फाइनल मतलब ये ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है एंड फाइनली क्या हो रहा है ये फाइनली ब्लॉक जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे जाके रुक गया तो हमें ये निकालना है कि वर्क डन बाय ट्यूब कितना होगा अब मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थियरम लगा रहा हूं वर्क एनर्जी थियरम क्या थी बच्चों वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पे कितने फोर्सेस लग रहा है वो फोर्सेस के वर्क डन लिखने पड़ेंगे तो एक तो सबसे पहले ग्रेविटी का वर्क डन होगा सेकंड जो होगा वो ट्यूब ने जो भी वर्क डन करा एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ट्यूब इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल
अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि ब्लॉक जो है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जाके रेस्ट कंडीशन में है, तो सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमें निकालना है वर्क डन बाई ट्यूब, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हुआ? पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मैं रेफरेंस मान लेता हूं कि ये जो है वो आपकी रेफरेंस लाइन है, तो फाइनली ब्लॉक तो यहीं पे आ गया, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो ब्लॉक की होगी वो 0 हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब ये यहां से जितनी हाइट पर है उस हाइट के हिसाब से इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये डेल्टा यू में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे एम जी एच। मास की वैल्यू क्या दी है? मास इज 100 ग्राम, तो ये हो गया आपका 0.1 kg। जी की वैल्यू 10 एंड हाइट जो है वो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो हाइट हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर इज इक्वल माइनस 1/2। मास की वैल्यू फिर से वही 0.1 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब ये आपको कैलकुलेशन करने पर आंसर मिल जाएगा, ये 0.1 इंटू 10 तो ये 1 हो गया, ये हो गया माइनस 0.2, ये हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 2, तो ये 1.25, तो ये आपका मिलना चाहिए माइनस 0.2 माइनस 1.25, तो ये हो जाएगा माइनस 1.45 के जूल के जितना। सो वर्क डन बाई ट्यूब जो मिलेगा वो माइनस 1.45 के आसपास मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। A car is weighing 1400 kg, कार का मास जो है दैट इज 1400 kg एंड इट इज मूविंग विथ a speed of 54 किलोमीटर पर आवर अप अ हिल व्हेन द मोटर स्टॉप्स। अब ऐसा कुछ दिया है कि हिल है, ये हिल पर एक कार जा रही है, मास जो है वो कार का है 1400 kg और इसकी स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट कर देता हूं मीटर पर सेकंड में, तो ये आपका हो जाएगा 18 3 जा 54, 5 इंटू 3 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। If it is just able to reach the destination which is at a height of 10 meter above the point, ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वहां से ये 10 मीटर ऊपर जाकर कार जो है वो रेस्ट पर आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो 0। कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, नेग्लेक्ट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं है, पर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा वो निकालना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी यू में लिखूं तो इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड, ये 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है एंड फाइनल स्पीड जो है वो कितनी हो गई 0। एंड हमें ये पता है कि नीचे से ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 10 मीटर का हुआ है, तो हमें ये निकालना है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ है, फ्रिक्शन के अपोज में कितना वर्क डन हुआ है, ये हमें निकालना है। यहाँ पे हम फिर से वर्क एनर्जी थियरम यूज करते हैं। वर्क एनर्जी थियरम क्या था? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कितने कितने फोर्सेस होंगे देखो, एक तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी का तो फोर्स होगा ही होगा, तो एक तो जो फर्स्ट फोर्स इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, सेकंड जो ये कार ऊपर जा रही है तो वो कार जो ऊपर जा रही है तो वो कार ने भी कुछ ना कुछ वर्क डन करा है, या फिर वही फोर्स वही वर्क डन होगा जो अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। तो हमें ये निकालना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन या फिर वर्क डन बाय कार होगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। वर्क डन बाय कार अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस के आई माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी।
Initial kinetic energy is half mu square. Work done by gravity is negative of change in potential energy. Work done by gravity होता है negative of change in potential energy. अब ये माइनस हाफ एम यू स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियली कार जो है वो ग्राउंड पर होगी, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से 10 मीटर डिस्टेंस पे. अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं. ये 1/2 एज इट इज, मास जो है वो शायद 1400, वेलोसिटी है इनिशियली 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास इज 1400, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 19.8 एंड हाइट जो है वो है 10 मीटर. अब ये पूरा आप कैलकुलेट कर लेना, यहां से आपका आंसर मिल जाएगा. ये सारी कैलकुलेशंस, ये वाली कैलकुलेशन है वो आपको कैसे जल्दी कर सकते हो उस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें जेई में भी कभी कभी आ जाती है, नीट में भी कभी कभी ऐसे कैलकुलेटिव चीजें आएंगी, तो वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट हो जाए. चल आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 34. A small block of mass 200 gram is kept at the top of a frictionless inclined plane and is 10 meter long and 3.2 meter high. हमें दिया एक frictionless inclined plane which is 10 meter long and 3.2 meter high. इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर एंड हाइट इज 3.2 मीटर. और हमें पूछा है कि हाउ मच वर्क वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड. एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पे है, उसको लिफ्ट करना है. ग्राउंड से एक ब्लॉक को लिफ्ट करके यहाँ पे लेके आना है, तो फिर वर्क डन हमें कितना लगेगा? लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप. सबसे ऊपर पहुंचने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पे मास जो दिया है दैट इज 200, सो मास ऑफ ब्लॉक होगा वो होगा 0.2 kg. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन तो है वो आसान है, हमें तो ये निकालना है कि वर्क डन नीचे से ऊपर गए, कितनी हाइट पे गए? 3.2. तो ये नीचे से ऊपर जाने में वर्क डन जो करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट में mgh, मास है जो आपका 0.2 kg, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज 9.8, हाइट है तुम्हारी 3.2. तो इसे कैलकुलेट करने पर हमें ये मिल जाएगा कि ब्लॉक को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो ये कैलकुलेशन मैं कर लेता हूं. कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी 0.2 इंटू 9.8 इंटू 3.2, ये 6.272 ये होगा वर्क डन नीचे से ऊपर ले जाने के लिए. इतना जूल वर्क डन आपको करना पड़ेगा. तो ये हो गया वर्क डन नीचे से ऊपर ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा. सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि what will be to slide the block up the inclined plane. एक में हम lift the block from the ground and put it on the top. एक में तो हम lift करके गए और दूसरे में हम स्लाइड करके जाए, तो दोनों में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? अब लिफ्ट करके नीचे से ऊपर ले जाओ या फिर स्लाइड करके, इसकी हाइट जो है वो 3.2 मीटर ही होगी. तो जो फर्स्ट में आपका वर्क डन मिला है वही वर्क डन किस में मिलेगा? सेकंड केस में, उसमें भी 6.272 जूल जो है वो आपका आंसर हो जाएगा. क्योंकि मतलब मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाऊं या फिर स्लाइड करके ले जाऊं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो वर्क डन में कोई चेंज नहीं होगा. तो वर्क फ्रिक्शन लेस है, इसलिए दोनों केस में आंसर सेम मिलेंगे. सी पूछा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड. अब ये ब्लॉक ग्राउंड पर नीचे पहुंच गया तो इसकी स्पीड क्या होगी? दो तरीके से स्पीड पूछी है. फर्स्ट, इफ इट इज फॉलिंग ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड, मतलब यहां से सीधा नीचे गिर गया, तो फिर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी? एंड सेकंड इज इट इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन, मतलब ये स्लाइड नीचे करके आ रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी? अब देखो यहाँ पे ये जो आपका ब्लॉक है वो यहाँ पे जब है तब वो रेस्ट पे है,
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी? 0। अब ये ब्लॉक अगर स्लाइड करके नीचे जा रहा है या सीधा नीचे फ्री फॉल कर रहा है, अगर ये ग्राउंड पे पहुंच गया तो इस पॉइंट पे ये था कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ थी, दैट इज 6.272। पर जब हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं तब क्या होगा? देखो, ग्राउंड पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? जो इसके पास इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी या फिर जो भी हमने वर्क डन करा, वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो सी और डी दोनों में ही सेम चीज होने वाली है, क्योंकि इनिशियल जो है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0। एंड फाइनली क्या हो रहा है? फाइनली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो इसके पास हम ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वही हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जो ये वर्क डन करा है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहां से आप वैल्यूज पुट कर दो। मास कितना दिया है? 200 ग्राम, दैट इज 0.2 kg अपॉन 2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 6.272। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये 0.1 नीचे। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लेना आंसर, मेरे ख्याल से ये हो गया 62। तो आपकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर पर सेकेंड के आसपास होगी। दोनों ही केस में सी एज वेल एज बी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लाइड करके आए या फिर डायरेक्ट नीचे आए, उसकी जो भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो सी एंड डी में आंसर जो है वो सेम मिलेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35। इन अ चिल्ड्रंस पार्क there is a slide which has a total length of 10 meter and a height of 8.0 meter as shown in figure। ये फिगर दी है, ये स्लाइड है, स्लाइड की लेंथ जो है वो है 10 मीटर एंड हाइट है वो 8 मीटर। तो ये आपका है 10 मीटर और हाइट जो है वो है 8 मीटर। अ बॉय ऑफ वेट 200 न्यूटन, वेट दिया है दैट इज mg और वो दिया है 200 न्यूटन। climbs up the ladder to the top of a slide and slides down to the ground। ये बच्चा जो है वो यहां से ऊपर लैडर से गया और फिर यहां से ये स्लाइड कर गया। ये निकालना है एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द स्लाइड इज 3/10 ऑफ इट्स वेट। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय स्लाइड इज 3/10 ऑफ इट्स वेट। तो ये 3/10 ऑफ इट्स वेट, वेट जो है वो है 200, ये 0 से 0 कैंसिल। सो रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय स्लाइड इज 60 न्यूटन, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले ये निकालना है वर्क डन बाय द बॉय ऑन लैडर। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्क डन बाय बॉय ऑन लैडर। तो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। अब इसमें सोचो, जो बॉय है वो यहां से चढ़कर ऊपर गया, तो इस केस में बॉय का तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कि वो नीचे से ऊपर गया, पर जो आपकी लैडर है वो तो वहीं की वहीं है, लैडर का किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो हमसे पूछा है कि वर्क डन बाय बॉय ऑन अ लैडर, पर लैडर का डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर लैडर का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन बाय बॉय ऑन लैडर जो है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन बाय स्लाइड ऑन बॉय एज ही कम्स डाउन। तो स्लाइड ने इस बॉय पर कितना वर्क डन करा वो वर्क डन निकालना। अब देखो, स्लाइड जो है वो बॉय पर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगी? अगर मैं देखूं तो इस पर लगने वाला होगा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। स्लाइड की वजह से बॉय पर जो लगेगा वो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही बॉय जो है वो नीचे आ रहा है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ने बच्चे पर जितना वर्क डन करा वही वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय स्लाइड ऑन अ बॉय। अब मैं वो निकाल लेता हूं। सेकंड इज वर्क डन बाय स्लाइड। तो फिर से वही एफ एस कॉस थीटा। फोर्स यहां पे होगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमें मिला है, कितना मिला है? 60। डिस्प्लेसमेंट
ये बॉय ऊपर से नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 10। जी की वैल्यू आप देखो, हर बार जी की वैल्यू में कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी है, पर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो जी की वैल्यू आप क्या मानोगे? सॉरी, कुछ भी नहीं दिया तो आपको टेक्निकली माननी चाहिए 9.8, पर मैं जो है वो 10 मान के जी की वैल्यू को करूंगा, जिसकी वजह से कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे तो हालांकि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमें मिल गया है 60, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 जो है वो स्लाइड की लेंथ है। एंड थीटा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो बॉय है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पीछे की डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो थीटा जो है वो 180, cos 180 इज -1, सो वर्क डन बाय स्लाइड जो हो जाएगा वो -600 जूल होगा। लास्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय लैडर ऑन बॉय एज ही गोज अप। ये जो बच्चा है वो यहां से ऊपर गया, तो ये लैडर ने कितना वर्क डन करा? तो थर्ड थिंग इज वर्क डन बाय लैडर, फिर से वही है एफ एस कॉस थीटा। अब ये सोचो, फर्स्ट केस में तो क्या था, बॉय ने लैडर पे कितना वर्क डन करा, अब लैडर का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था तो मैंने उसमें वर्क डन 0 कर दिया, पर इस केस में बॉय जो है वो ऊपर जा रहा है, मतलब बॉय का तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। अब ध्यान से सोचो कि लैडर ने बॉय पर कौन सा फोर्स लगाया हो, तो ये जो बॉय नीचे से ऊपर जा रहा है उस पे ग्रेविटी की वजह से फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ग्रेविटी की वजह से तो ये नीचे जा रहा है, पर उतना ही फोर्स अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है तो वो जाके ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि बॉय जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा कि लैडर ने बॉय पर जो फोर्स लगाया, एक्चुअल में तो ये हो रहा है कि बॉय जो है वो लैडर पे फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लैडर भी जो है वो उस पर फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन। वो कितना होगा? mg के जितना। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो लेंथ ऑफ लैडर दैट इज 8, एंड एंगल जो होगा वो 0, cos 0 की वैल्यू 1। mg है हमारे पास 200 इंटू 8, तो ये हो गया 1600 जूल, दैट इज वर्क डन बाय लैडर ऑन बॉय। तीनों ही आंसर्स एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। 1600 है, फिर -600 है, एंड फर्स्ट में तो 0 आंसर होगा। तो तीनों ही केस में हमने वर्क डन निकाल लिया। वर्क डन का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और उनके बीच में एंगल क्या है वो पता होना चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक के करे हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में 36 से आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे। इन केस आपको कहीं पे भी डाउट्स है, ये जितने भी सॉल्यूशंस करे हैं, या फिर कोई और क्वेश्चन में कहीं पे एचसीवी में डाउट है, तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताओ, मैं जो है वो आपकी पूरी हेल्प करूंगा। एंड अगर आप इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन की पीडीएफ वगैरह भी चाहते हो कि ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाए, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वो ग्रुप में मैं जरूर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।